Hey guys, welcome back to the channel. In this video you are going to learn about hybridization. Hybridization होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं. So let's start the topic. Hybridization, intermixing of atomic orbitals of almost same energy and different shape. इसका मतलब है कि कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है बट इनका शेप डिफरेंट होता है. ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं उनका शेप सेम रहता है. सो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी टू जनरेट अ सेट ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. समझे आप लोग? जैसे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है ऑलमोस्ट बट इनका शेप डिफरेंट है. ये कंबाइन होंगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी और फिर हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी. और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन से, उनका जो शेप होगा वो अब की बारी सेम रहेगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका यूज़ क्या होता है? ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसका बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमारी हेल्प करता है. अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है, तो वहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है. कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, उसके बेसिस पे हम उसको, उसकी ज्योमेट्री को और उसके बॉन्ड एंगल के बारे में पता लगा सकते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं? सारी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना है. सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है. जैसे यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है बट हाँ इनका शेप में डिफरेंस है, इनका शेप डिफरेंट है. तो रूल ये कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन विच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी. इसका फर्स्ट रूल हुआ. सेकेंड रूल हाइब्रिडाइजेशन का कहता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. इसका मतलब है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे किसके? उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स के. थोड़ा और क्लियर करेंगे इसको. जैसे कि एक हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और एक है 1p. जब 1s और 1p कंबाइन होंगी तो 1 + 1 कितना हो गया? 2. तो 2 न्यू, एक s और एक p, 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी. ठीक है. अगर एक s और 3 p कंबाइन होते हैं तो sp3, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. ये हमारा सेकंड पॉइंट कहता है. क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is equals to number of atomic orbitals participate in hybridization. ये थर्ड रूल जो है इसका, ये IIT 1990 में पूछा जा चुका था कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करते. ठीक है. यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं या एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं यही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है. फिर हाइब्रिडाइजेशन होता कहाँ पे? जैसे कोई मॉलिक्यूल गिवन है, सपोज दैट वाटर मॉलिक्यूल हमें गिवन है, अमोनिया मॉलिक्यूल गिवन है, HCF2 मॉलिक्यूल गिवन है. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में होता है. हाइब्रिडाइजेशन ऑकर एट सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल. देखिए जैसे यहाँ पे PCl5 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे. NH3 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का हम कैलकुलेट करेंगे. अब एक टेबल देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें कैटायन और एनायन का कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे. इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे और उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है वो है यहाँ पे. अगर हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 और 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और अगर 7 है तो sp3d3. ये नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये उनका हाइब्रिडाइजेशन है.
अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक ट्रिक होती है, होती तो बहुत सारी ट्रिक है, बट हम यहाँ पे एक ट्रिक डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये सबसे सिंपल ट्रिक होगी। जो भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो 8 हैं या फिर 8 से लेस हैं, तो हम उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें अगर ग्रेटर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अगर ग्रेटर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो हम उसको 8 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल देखते हैं। अगर हमें अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे NH3 है, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p3। आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 हो गए। सो 5 + 3 8। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर 8 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 8 से कम है तो हम उनका 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा कितना आया? 8 आया। तो अगर हम 8 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और हमने यहाँ पे टेबल में पहले ही देखा था कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3। सो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। इसी तरह अगर हम लोग CO2 मॉलिक्यूल का देखें, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p2। आउटर ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 2 4। ठीक है, 4 कार्बन के हो गए। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p4। 4 + 2 6। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 6 × 2 कितना हुआ? 12। 12 + 4 / 8 कितना हो गया? 16। अब ट्रिक में था कि अगर 8 है, 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ग्रेटर देन 8 है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा कितना आया? 16। ऑब्वियसली 16 इज़ ग्रेटर देन 8 ना, तो हम 16/8 करेंगे तो कितना आएगा? 2। और अगर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp। तो हमारा CO2 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp2। ये कुछ हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से। अब हम कैटायन और एनायन का देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके पहले 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे और लिखे हैं। ये PCl3 का है, आप इसको स्टार मार्क करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो फॉस्फोरस का कितना आएगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का कितना होता है? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो 7 × 3 7 × 3 21 + 5 तो 26 हो गया। ग्रेटर देन 8 हुआ। अब हम अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, तो हम 8 का 26 से हमने डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर हुआ। तो 3 ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब जो रिमाइंडर है वो 8 से लेस है तो हम इसको रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। 3 + 1 4। ये हो गया sp3। ठीक है, अब इसी तरह ClF3 का देख सकते हैं। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, तो 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं तो 7 × 3 = 21। तो 21 + 7 28। 28 के 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स डिविजिबल होगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4। 3 + 2 5। अगर 5 होता है तो sp3d होता है। अब बात आती है कैटायन मॉलिक्यूल की। अगर कैटायन आपको मॉलिक्यूल गिवन है तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन में होते हैं 5, हाइड्रोजन के हो गए 4। अगर के प्लस चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर तो आप -1 कर देते हैं, और अगर एनायन में माइनस चार्ज है तो आप प्लस कर देंगे। सो 5 + 1 4 -1 कितना हो जाएगा? 9 - 1 8/2 4। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो कितना हो जाएगा? sp3। अगर CH3+ मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन में कितने होते हैं? 4। 3 हाइड्रोजन के हो गए, 1 प्लस का चार्ज है तो 1 माइनस का कर देंगे। अगर यहाँ पे +2 होता तो हम यहाँ पे -2 करते। अगर कैटायन होता है तो हम माइनस करते हैं, अगर एनायन होता है तो हम प्लस करते हैं। अब NO3- का देखें, नाइट्रोजन में होते हैं 5, ऑक्सीजन में होते हैं कितने? 6। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 × 3 18। माइनस का चार्ज है तो हमने यहाँ पे +1 कर दिया। 18 + 1 19 + 5 / 8 24। 8 × 24। तो ये हमारा एनायन का आ गया sp2। So I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching.